तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सैनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग का चैनल पे हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, तो जितने भी मेरे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वह क्लास को ज्वाइन करेंगे। और बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर यह तैयारी चल रही है। और अभी हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में हम लोग हैं समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेरा 2 क्लास हो चुका है। आप लोगों का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है टाइम की थोड़ी सी दिक्कत हो गई है बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड कर करके हर चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, कि समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है। ठीक है, टोटल चैप्टर में आपका यही है समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, 3 चीज़ से ये चैप्टर बना हुआ है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लियर किया कि समाजवाद और साम्यवाद क्या था। ठीक है, समाजवाद के एक क्लास हम लोग का अपलोड करें जिसमें हम लोग ले समाजवाद की कैसे स्थापना हुई, समाजवादी का कौन कौन थे, ये सब पढ़ा। दूसरी क्लास में हम लोगों ने साम्यवाद के और कदम बढ़ाए। साम्यवाद के सबसे बड़े साम्यवाद लेनिन की बात की, लेनिन के बारे में जाना, लेनिन के जितने भी कार्य थे उनके बारे में जाना, लेनिन से संबंधित तो सभी चीज़ क्लियर कर लिए हैं। और आज की क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले रूस की क्रांति। आज के क्लास में हम लोग का चलेगा रूस की क्रांति, रूसी क्रांति। रूस की क्रांति के बारे में आज हम यहाँ पर आज के क्लास में कि ये क्या है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति कैसे हुई थी, इसके मुख्य कारण क्या थे, ये आज के क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि रूस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है ना, रूस की क्रांति कैसी, आज बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं आज के क्लास में। तो मेरे जितने भी बच्चे हैं आज के क्लास ज्वाइन करेंगे। और जो नए बच्चे आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बिल्कुल नहीं रुकना है, चैनल को सब्सक्राइब करके चलना है। ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको एग्जाम तक नए नए कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ आपका प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर आप रिविजन कर सकते हैं। मैथ से संबंधित, साइंस से संबंधित बहुत सारी चीज़ पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो बच्चे, नए बच्चे जो भी आएंगे सब्सक्राइब करते चलेंगे। और आइए आज के क्लास हम लोग का देखते हैं, क्लियर करते हैं। रूस की क्रांति की बात किया जाए, ये रूस की क्रांति है क्या। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का नींव डाल दिया। साम्यवादी कार्ल मार्क्स ने बता दिया कि हमें मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना अपने का। ठीक है, उसने साम्यवाद की नींव डाल दी। इन साम्यवादियों को ये आगे बढ़ाए। रूस में ध्यान दीजिएगा, उनके बाद रूस में 2 क्रांति हुई 1905 में, 1917 में। रूस में 2 क्रांति हुई 1905, 1917 में। तो वहाँ पर क्या हुआ ना कि लोग ने इस साम्यवाद को देखते हुए, साम्यवाद का अध्ययन करने के बाद कार्ल मार्क्स की जो भी भूमिकाएं थी, लोगों के बीच एक अजीब सा माहौल बन गया। लोग चाहने लगे, अपने मतलब सरकार से असंतुष्ट रहने लगे। अब इसके पीछे के रीजन क्या है, कारण क्या है, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन उनके ये सरकार से जो है असंतुष्टि हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 क्रांति होती है 1905 में, जो कि चली नहीं से दबा दिया गया, खत्म हो गया क्योंकि ये कमजोर पड़ गया। ठीक है ना। क्रांति थी वहाँ के रूसी जनता, रूसी जो गरीब जनता है, श्रमिक लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके बीच, और वहाँ के जो राजा है उनके बीच, इन दोनों के बीच एक क्रांति थी। ठीक है ना। तो ये क्रांति 1905 में होती है। और इस क्रांति के बाद ध्यान दीजिएगा, 1905 की क्रांति के बाद दूसरी क्रांति 1917 में होती है। 17 में 2 क्रांति हुई थी। ठीक है ना। एक क्रांति हम बताएंगे कि राजशाही शासन के बाद एक क्रांति पुनः की गई, किसमें, तो जो वहाँ पर पार्टी बनाई गई थी उस पार्टी में। तो इसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, अभी आगे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वहाँ की जो अत्याचार, 1905 की क्रांति क्या था, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कि वहाँ के जो अत्याचारी जाराशाही को समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो वहाँ का रूस का साम्राज्य था जार की मतलब, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका कि जार का अर्थ क्या है, रूस का सम्राट। तो रूस का सम्राट था जार। तो जार के जो जाराशाही शासन व्यवस्था था, मजदूरों के ऊपर, श्रमिकों जो मेहनत करें उनके पैसों को हड़पना, मजदूरों की ज़मीनों को हड़पना, उन्हें सुविधा ना देना, उनके परेशानियों को ना समझना, अपना मनमानी करना, इन जाराशाही शासनों को विफल करने का प्रयास, जाराशाही शासनों को नष्ट करने का प्रयास किया गया 1905 में। लेकिन शासक जो था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, ताकतवर था, इसलिए इसे दबा दिया गया, खत्म हो गया। यानी 1905 की क्रांति नहीं चली। ठीक है ना। 1905 की क्रांति में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि दिल दहला देने वाली घटना है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है।
और दूसरा क्रांति हुआ जार के शासन चलता रहा, इसका शासन अंत नहीं हुआ, क्रांति विफल हो गई, जार का शासन लगातार कंटिन्यू चलता रहा। और 1917 में पुनः एक बार क्रांति हुई। इसमें 2 बार क्रांति हुई थी, अभी आपको बताया था कि 1917 में 2 बार क्रांति हुई थी। और इस क्रांति के बाद जो रूस था, रूस के ऊपर में शासनीय व्यवस्था जो थी, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो गरीबों की सरकार बनी, वहाँ पर सरबराह वर्ग का उदय हुआ। ठीक है ना, तो समझते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहली क्रांति रूस में 1917 में 2 क्रांति हुई थी। पहली क्रांति थी पेट्रोगार्ड और दूसरी क्रांति बोल्शेविक क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, पेट्रोगार्ड यानी कि जो सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड इसे भी बोला जाता है, ये फरवरी की क्रांति थी। ध्यान दीजिएगा, इसे फरवरी की क्रांति भी कहते हैं और मार्च की क्रांति भी कहते हैं। फरवरी और मार्च दोनों की क्रांति कहलाती है, मार्च की भी क्रांति कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि फरवरी और मार्च दोनों की क्रांति कैसे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारे यहाँ रूस में और हमारे यहाँ 2 प्रकार के कैलेंडर चलते थे उस समय। ठीक है ना, एक थी जूलियन कैलेंडर और एक था ग्रेगोरियन कैलेंडर। 2 प्रकार के कैलेंडर चलते थे। पहला जूलियन कैलेंडर था और दूसरा क्या था, ग्रेगोरियन कैलेंडर था। ठीक है ना, तो जूलियन कैलेंडर के ग्रेगोरियन बोला जाता है उसे। जूलियन कैलेंडर जो था ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछा चलता था, यानी कि 13 दिन पीछे जूलियन कैलेंडर और 13 दिन बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्रांति यहाँ पर फरवरी में हुई वह 13 दिन के बाद मार्च में पहुँच गई। तो उस ग्रेगोरियन के अनुसार ये मार्च में और जूलियन के अनुसार फरवरी में, तो इसे दोनों क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह दूसरी बोल्शेविक क्रांति जो थी अक्टूबर में हुई थी, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अक्टूबर क्रांति अक्टूबर के अनुसार 25 अक्टूबर के हुई थी, जूलियन के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 में हुई थी। ठीक है ना, ग्रेगोरियन के अनुसार यह 13 दिन के बाद 7 नवंबर 1917 में पहुंच गई। तो इस अक्टूबर और नवंबर दोनों क्रांति के नाम से जानते हैं। यदि पर आपसे पूछे कि 1917 की अक्टूबर क्रांति सब क्या समझते हैं, तो सेम आंसर। 1917 की नवंबर क्रांति से क्या समझते हैं, तो सेम आंसर। ठीक है ना, ये दोनों यहाँ पर हो जाएगा। ओके, कैलेंडर समझ गए आप लोग, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर 2 कैलेंडर थे। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, इसे हम लोग समझेंगे विस्तार से कि कैसे कैसे हुआ। अभी हम लोग समझते हैं कौन से, कि 1905 की क्रांति, जो पहली क्रांति जो विफल रही, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। 1905 की जो क्रांति थी ना, इनमें या 1904 तक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि 1904 तक, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप लोग, कि 1904 में रूस में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि वहाँ की जो गरीब जनता थी, मजदूर थे, किसान थे, उनको समस्याएं होने लगी। वो खरीद नहीं पा रहे थे खाने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं, मतलब इतने ज़्यादा गरीब हो गए थे कि खाने के लाले पड़ गए। ठीक है ना, खाने के लाले पड़ गए, उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई। और साथ में प्लस में क्या किया गया, मजदूरी जब बढ़ता है, जब महंगाई बढ़ता है तो मजदूरी भी बढ़ानी जरूरी है, तभी तो ये दोनों मेंटेन हो पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि महंगाई तो बढ़ी, लेकिन उल्टा मजदूरी में 20% की गिरावट ला दी गई। यानी मजदूरी जो मिलता था पहले जितना, उससे 20% कम दिया जाने लगा। लो और बन गए यहाँ पर। हाँ, पहले महंगाई कम था तो उतनी मजदूरी में काम चल जाती थी, और महंगाई बढ़ी तो और 20% मजदूरी कम कर दिया गया। यहाँ पर समस्या हो गया ना, यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो गई। और इसके कारण वहाँ की जो रूसी जनता थी, आम जनता, जिसमें मजदूर थे, किसान थे, वहाँ की आम जनता, उन्होंने लाखों की संख्या में एक हड़ताल आंदोलन बनाया। और हड़ताल आंदोलन लाखों की संख्या में करके और रोटी दो कपड़ा दो की नारा लगाते हुए वे बढ़ते चले गए, किधर, सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ बढ़ चले। याद रखिए, लाखों के संख्या में थे और रोटी दो कपड़ा दो कि नारा लगाते हुए वह सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि जो राजा था, जार, उसके महल की तरफ वह बढ़ते चले गए। अब राजा ने देखा कि अरे ये लाखों की संख्या में यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। इतने जनता को देखकर जो राजा था डर गया, कहीं आकर उठाकर फेंक ना दे, मर जाएंगे हम। ठीक है, डर गया और डर से के कारण अपनी जो सेना थी, सेना को आदेश दिया कि आप जाओ और जाकर इन्हें रोको, इधर आने से रोको, इन्हें इधर आने नहीं देना है, इन पर गोलियां चलाओ। सेना अपनी राजा की बात मान ली और जाकर
इन लोगों पर, लाखों की संख्या में जो लोग थे, इन लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ये घटना थी 9 जनवरी 1905 की। ये घटना होती है 9 जनवरी 1905 की। ग्रेगोरियन के अनुसार इसे हम कहेंगे 22 जनवरी, ठीक है ना, जनवरी में 22 जनवरी 1905, ठीक है ना। समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हुई कि 9 जनवरी 1905 के यह घटना हुई। लाखों की संख्या में लोग जा रहे थे अपने हड़ताल को करने के लिए, और इन पर ताबड़तोड़ जार ने गोलियां चलवा दी, और इसका प्रभाव पड़ा कि लाखों लोग मर गए। वहाँ की जो भूमि थी लहूलुहान हो गई, बिल्कुल खूनों से भर गई। और इसके कारण उस दिन का समय था क्या, उस दिन का दिन था रविवार, ठीक है ना। तो इन लोगों पर गोली जो चलाया गया, इसके कारण इसे खूनी रविवार के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग का ये भी बनता है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो खूनी रविवार यही है 1905 की क्रांति, जिसमें लोगों, लाखों की संख्या में लोगों ने रोटी दो कपड़ा दो को नारे लगाते हुए वे सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ बढ़ रहे थे। राजा ने डरकर उन पर गोलियां चलवा दी और इन लोगों को मरवा दिया। लाखों की संख्या में लोग मर गए। अब मरने वाले क्या थे, तो जो सैनिक गोलियां चला रहे थे, मरने वाले कितने, तो उनके घर के थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लाखों लोगों के मरने के कारण पूरे रूस में एक आक्रोश का माहौल बन गया। पूरे रूस में एक आक्रोश का माहौल बन गया, और सैनिकों के बीच भी एक आक्रोश का माहौल हो गया। एक मतलब राजा के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। रूस के कोने कोने से आवाज़ उठने लगी राजा के खिलाफ। अब जो राजा जार था वह डर गया। जार के खिलाफ जब आवाज़ें उठी तो जार क्या था, डर गया। और डर के कारण यहाँ पर जार की हालत जो है ख़राब हो गई। और डर के कारण वह पूरे रूस में इस घटना के लिए माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगने के बाद कहा कि आज के बाद आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ध्यान दीजिएगा, जब लगा कि मेरी सत्ता जा रही है, इन लोगों के बीच आक्रोश बढ़ गया, तो इन्हें शांत करने के लिए ये क्या बोल दिया कि आप लोग जो कहेंगे वो हम करेंगे। तो लोगों ने कहा कि आप कैसे करेंगे, आप हम लोगों की बात को कैसे सुनेंगे, क्या आप हम लोग के घर घर आकर हम लोग की समस्याओं को सुनेंगे। तो राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाए। ऐसा किया जाए कि 2, 4, 5, 10 गांव मिलाकर अपना एक नेता चुने। 10 गांव 5 गांव मिलकर अपना एक नेता चुने और उस नेता को मेरे यहाँ भेज दे। ऐसे बहुत सारे गांव अपना अपना मिलकर एक नेता चुने और उस नेता को मेरे यहाँ भेज दे। उन नेताओं को मैं एक समूह में कर मैं एक संगठन बनाऊंगा जिसका नाम रखेगा, ऐसा ही हुआ, जिसका नाम रखा गया ड्यूमा। जार ने क्या किया कि इन संगठनों को, नेताओं को आपस में मिलाकर एक संगठन बनाया और इसका नाम रखा ड्यूमा। अभी ड्यूमा क्या है, तो ड्यूमा में जो ग्रामीण क्षेत्र के नेता थे इन्हें रखा गया। अब ये जो है ना अपने गांव के, अपने जितने भी गांव 5 गांव 10 गांव के नेता थे, वो अपने गांव की समस्याओं को लेकर राजा के पास में जाते थे और राजा इन सबकी समस्याओं को सुनकर उस पर विमर्श बातें करता था, उनकी कहना मानने की कोशिश करता, प्रयास करता था। लेकिन जार तो था जार, इन सब के बारे में वो क्या, उसका कुछ होने वाला है। इन्हीं के बीच में वो क्या किया, ध्यान दीजिएगा, 3 ड्यूमा बनाया गया। अभी इसके बारे में हम चर्चा करें, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। इन्हीं के बीच में वो क्या किया, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम ड्यूमा को भंग कर दिया, नष्ट कर दिया। किसने, जार ने। क्यों नष्ट किया, तो इसका कारण दिया कि ये जो ड्यूमा है अच्छे से काम नहीं कर रही है, अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, इसे नष्ट कर दिया गया। तो रूसी जनता ने, श्रमिकों ने, किसानों ने एक और ड्यूमा बनाया, एक और नेता बनाया, दूसरा नेता, दूसरा ड्यूमा का गठन हुआ। राजा ने जैसे तैसे करके इसे भी नष्ट कर दिया। राजा यानी कि जार, राजा का मतलब जार हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। जार ने क्या किया कि इसे भी जैसे तैसे करके नष्ट कर दिया और कहा कि फिर से ड्यूमा बनेगा। जार तो था जार, फिर से ड्यूमा बनाया। और इस बार ड्यूमा में जार ने अपने आदमियों को नेता बना दिया। बाकी गांव क्षेत्र है तो उस गांव क्षेत्र से लोग निवास करेंगे ना, आएंगे ना, तो वही तो राजा के यहाँ काम कर रहे हैं। तो उसी में से वो जो अपने भरोसेमंद आदमी था ना, उसको और ड्यूमा में भर्ती कर दिया। मतलब एक तरीका से देखा जाए तो पूरे ड्यूमा का मालिक वही हो गया, जो राजा कहेगा वही होगा।
वाह, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था जार ने, ठीक है ना। इन्हीं के बीच जनता के बीच आक्रोश आ गया कि ड्यूमा का क्या मतलब हुआ, ये तो हमारी बात को सुन ही नहीं रहा है, अपनी मर्जी का कर रहा है, जो मर्जी वही कर रहा है, ड्यूमा का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। बोला था ड्यूमा बनाकर हमारी मदद करेगा, बातों को सुनेगा, ये तो हमारी बातों को सुन ही नहीं रहा है। एक बार फिर से जनता के बीच में आक्रोश का माहौल आने लगा। तब राजा ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। क्या होता था ना कि पहले जब जनता लग रहा था कि राजा के खिलाफ कुछ करने वाली है, तो राजा यहाँ पर दिमाग लगाता था, जैसे जार दिमाग लगाया। वो क्या करता था, दूसरे देश के साथ में उलझ जाता था, झगड़ा कर लेता था। दूसरे देश के साथ झगड़ा कर लिया, उस देश के साथ में झगड़ा कर सभी जनता का ध्यान जो है उस पर आकर्षित हो जाता था। जार ने सेम यही की। उस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। जार ने भी कुछ ऐसा ही किया कि वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लिया। इसके पहले आपको हम बता दें कि वह क्रीमिया के युद्ध हार चुका था। क्रीमिया के युद्ध के अलावा पहले क्रीमिया के युद्ध हारा, ठीक है ना। क्रीमिया के युद्ध के अलावा बाल्कन के युद्ध हार गया। बाल्कन के युद्ध के अलावा सबसे मतलब अच्छी की बात यह हुई कि वो जापान से हार गया। जापान जो कि रूस की अपेक्षा इतना छोटा सा देश है, बिल्कुल, वो जापान से हार गया था। इन सब हारों के कारण जनता के बीच में आक्रोश हो गया था। बोला कि अरे पगला, जर्मनी से हारा, मान लेते हैं जर्मनी थोड़ा सा ताकतवर है, हार गया, जापान से तू कैसे हार गया। ये आक्रोश था कि राजा सही नहीं, इसे हटाओ, ये अपना भलाई सोच रहा है, जनता की भलाई नहीं सोच रहा है, जल्दी इसे हटाना पड़ेगा। इस सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये ना प्रथम विश्व युद्ध में कूद गया, अपनी सेना भेज दी। कहां पर? प्रथम विश्व युद्ध में। इसकी सेना प्रथम विश्व युद्ध में जाकर लड़ने लगी। इसकी सेना प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने लगी और प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव बहुत खतरनाक पड़ा। ये जाकर प्रथम विश्व युद्ध में भी हार गया। प्रथम विश्व युद्ध में भी हार गया। प्रथम विश्व युद्ध के में सेना के प्रमुख खुद सेनापति जार निकोलस द्वितीय था। सेना के प्रमुख खुद सेनापति कौन था? जार निकोलस द्वितीय, जो साम्राज्य राजा बनने वाला था उस साम्राज्य का। यह हार गया। जितना भी युद्ध किया उतना हार गया। जब रूसी जनता ने सैनिकों से पूछा कि आप कैसे युद्ध हार गए, तो सैनिकों का जवाब आया कि न तो हमें रहने का अच्छा जगह है, न हमें खाने की अच्छी व्यवस्था है, न सूट की व्यवस्था है, न हथियार की व्यवस्था है, हम कैसे युद्ध जीतेंगे। अब सैनिकों के बीच में एक और आकर्षक माहौल बन गया कि मेरे बच्चों हम लोगों के बच्चों को ये जो जार है ये बिना हथियार के, बिना कपड़ा के, बिना रोटी के, बिना इन सब के युद्ध पर भेज दे रहा है मरने के लिए। एक और सा माहौल, इसका प्रभाव उल्टा हो गया। ये सोचा था कि सब जनता के ध्यान उधर आकर्षित हो जाएगा और जनता के ध्यान इसके ही तरफ आकर्षित हो गई। ये बड़ा खतरनाक हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जार निकोलस द्वितीय के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जार निकोलस द्वितीय और जरीना की भूमिका। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी जरीना। बिल्कुल कहानी की तरह समझना है, एकदम दिमाग में बैठाते चलना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारा नहीं लिखा, बस वही टॉपिक केवल लिखा, क्योंकि समझाना तो मेरा काम है ना। ध्यान दीजिएगा, जार निकोलस द्वितीय का पत्नी थी जारीना। बड़ा ही खतरनाक थी जारीना। जारीना जो थी राजा की पत्नी थी, जार की पत्नी थी, लेकिन जारीना जो एक पादरी जिसका नाम था रासपुतिन, जो बड़ा ही रहस्यमय था, मतलब वो कहाँ से आया था, क्या कर रहा था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, बिल्कुल रहस्यमय था। और वो क्या किया था कि इस जारीना के संपर्क में आ गया था। समझ लीजिए, प्रेमोरम इन सब के संपर्क में आ गई थी। ये पगली जारीना इसके संपर्क में आई थी, पकड़ लिया, इसके संपर्क में आ गई थी। किसके? रासपुतिन। बड़ा नालायक किस्म की थी जारीना, ठीक है ना। ये जार निकोलस को भी धोखा दे रही थी, अपना इधर भी कचर मचर चला रही थी, ठीक है, रासपुतिन के। अब रासपुतिन, जार निकोलस जो था क्या था, अपनी बीवी का गुलाम था, मानिए कि जारीना का गुलाम था।
ठीक है। जो जारीना कहती थी वही ये निकोलस जो था द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय करता था। उसकी एक भी बात को नहीं काटता था। ये सही बात है भाई कि मतलब अपनी बातों को, सबकी बातों को समझकर चलना चाहिए। अब इसकी बीवी तो बात को मानेगा ही, लेकिन समस्या थी कि गलत बात को नहीं मानना चाहिए। जो गलत है तो गलत है, ये सब बातों को मानता चला जाता था। और ये बीवी जो थी ये अपने को बहुत तेज लगाती थी, तेज मानती थी। अरे मेरे से ऐसा तेज नहीं है, मैं जार निकोलस की भी बोका बनाई हूँ, बुर्बक बनाई हूँ, और इसको भी, पादरी को भी बुर्बक बनाई। ये तो जानता ही था इसको क्या बुर्बक बनाना, ये तो बहुत ही तेज था। ठीक है। पादरी जो था रासपुटिन, ये जारीना को अपने प्रभाव में रखा था। ये जो भी काम करवाना था ये रासपुटिन जारीना से बोलता था। जारीना जो है जाकर निकोलस द्वितीय से कहती थी और निकोलस द्वितीय वही काम करता था। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो रासपुटिन था ना, ये एक तरीका से ये पूरे रूस पर राज कर रहा था, इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से राज कर रहा था। कौन? रासपुटिन। किसके जरिए? जारीना के जरिए। जारीना कौन थी? निकोलस की पत्नी थी। ठीक है। तो ये घटना यहाँ पर सामने आई इसके किसके में? जार निकोलस में। ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते, ये हमारी थी 1905 की क्रांति का प्रभाव। ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक प्रभाव था इसका। ठीक है ना, जिसके कारण क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि जनता के अंदर में एक आक्रोश का माहौल, और जो जार था ना बिल्कुल वो अपने जो राजनीतिक लोग हैं, जो चाटुकार है, उनसे घिरा रहता था हमेशा। ठीक है ना, मतलब जनता के संपर्क में ही नहीं था बिल्कुल। यही समस्या थी यहाँ पर, जिसके कारण जनता का आक्रोश और बढ़ता जा रहा था। जनता कह रही थी ये कैसा राजा है जो अपने बीवी को बातों को मान रहा है, वो भी बीवी कैसी, सबको पता था। लेकिन ये इतना इससे प्रेम ही करता था ना कि अपनी पत्नी के बात को नहीं काटता था। वो बीवी कैसी? तो बीवी ऐसे जो कि एक पादरी के संपर्क में है और पादरी के बातों को मान रही है। वाह क्या बात है। ठीक है, इसलिए जनता आक्रोश में थी। लेकिन यहाँ पर इसका ये ताकतवर ज़्यादा था, इसके कारण ये कुछ नहीं हो पाया। अब आता है समय 1917 की क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना गया, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना गया, नवंबर क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक है ना। अब ये बोल्शेविक क्रांति क्या होती है? तो बोल्शेविक क्रांति के होने का अनेकों कारण है, लेकिन हम लोग कुछ कारणों को देखेंगे। सभी कारण तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ तो कारणों को हम लोग देखेंगे। पहला कारण आती है राजनीतिक कारण। ये बोल्शेविक क्रांति की राजनीतिक कारण क्या थी? ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक कारण की बात किया जाए ना, तो राजनीति का निरंकुश और अत्याचारी शासन। जार जो था वह निरंकुश और अत्याचारी शासन था। अत्याचारी, निरंकुश मतलब का अपनी बात को रखने वाला, अपनी बात मानने वाला, किसी का सुनने वाला नहीं, निरंकुश हो गया। अत्याचारी मतलब का श्रमिकों पर, गरीबों पर अत्याचार करने वाला, उनके बातों को काटने वाला, उन पर अत्याचार करने वाला, रौब जमाने वाला, ऐसा शासक था ये। ठीक है ना। सबसे बड़ी कमी क्या थी कि यह खुद को ईश्वर मानता था, भगवान। कहता था कि मैं राजा हूं तो मैं भगवान हूं, मुझे भगवान ने बनाकर भेजा है। सबसे बड़ी कमी इसकी थी कि अपने को राजा मानता था, महान मानता था, भगवान मानता था। कहता कि मुझे भगवान ने बनाकर भेजा, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। कौन? ये निरंकुश और अत्याचारी जो जार था वो। और ये पूरे दिन चापलूसीकारों, चुगलीखोरों और चाटुकारों से घिरा रहता था। मतलब कहा जाता है जनता के संपर्क में नहीं था, जनता के बातों को नहीं सुनता था। इसके जो कुछ चापलूसी थे, चाटुकार थे, चुगलीखोर होते हैं ना, हमारे क्षेत्र में मुखिया होके का 2-4 को चुगलीखोर हो जाएगा। ठीक है ना, वो जो बोलेगा मुखिया उनके बातों में प्रभाव में आकर वह काम करेंगे, अपना दिमाग कम यूज करेंगे। तो उसी तरह इसके ना इस राजा के चाटुकार हो गए थे, चुगलीखोर हो गए थे, और ये चुगलीखोरों के संपर्क में आ गया था। और इनके पूरे दिन ये अपने चाटुकारों से, चुगलीखोरों से घिरा रहता था। ठीक है, और घिरा रहने के कारण ये उन्हीं की बातों को सुनता था। ये लोग अपने फायदा निकालते थे, राजा से उल्टा सीधा बात कह कर इधर उधर की बातें कर, उनकी चापलूसी करके, उनकी बड़ाई कर करके उन्हें से पैसा लूटते रहते थे, अपनी झोली भरते रहते थे। और दूसरी तरफ
और दूसरी तरफ की बात किया जाए तो दूसरी तरफ ये जनता में जाकर उन्हें डराकर धमकाकर उनसे पैसा लूटते थे। यानी दोनों तरफ से इन चाटुकारों का लाभ था और जनता दोनों तरफ से पीसी जा रही थी, रूस की जनता, और इसके कारण जनता में असंतोष का कारण और बढ़ गया, राजा के खिलाफ हो गए। ठीक है ना। अब ये तो घटना, ये जो इनके मन में जो बातें थी ये तो 1905 ही थी, बस कोई इनको मार्गदर्शक नहीं मिल रहा था। मार्गदर्शक मिले कि ये फूट कर उभरे। ठीक है ना। ये गुस्सा उन्हें 1905 ही था, कोई मार्गदर्शक नहीं था। ठीक है ना। अब आइए दूसरा का समझते, दूसरा कारण रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति क्या है, ध्यान दीजिएगा। जार ने एक नीति चलाई, बहुत ही खतरनाक नीति। रूस में हर धर्म के लोग निवास करते थे, अपना अपना धर्म मानते थे, अपने अपने धर्म के अनुसार चलते थे, अपनी धर्म के अनुसार कार्य करते थे। जार ने क्या किया ना, इसके दिमाग में पता ना क्या आया खलबली, कहा कि जो रूस की नीति है वो ऐसे चलेगी कि यहाँ पर एक ही धर्म के लोग निवास करेंगे, सबका धर्म एक होगा, सबकी सरकारें एक होगी, सब यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ की संस्कृति सब रूसी होगी। यदि यहाँ पर केवल रूसी ही रहेगा, ऐसा नीति लगाया। कोई विदेशी यहाँ पर आकर रह रहा है, कोई विदेशी आकर यहाँ पर निवास कर रहा है, तो उसे अपने धर्म को छोड़कर रूस के धर्म को मानना पड़ेगा, रूस की नीति को मानना पड़ेगा, रूस के संस्कृति को मानना पड़ेगा, रूस के रीति रिवाजों को मानना पड़ेगा। ऐसा नियम जार ने रख दिया, चला दिया। अब इसके कारण बताइए, सबसे बड़ा दिक्कत यह होता है, वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, जब उसके धर्म की बात आती है उससे धर्म छीना जाता है, उसकी जाति छीनी जाती है, उसका अधिकार छीना जाता है, तो वो आवाज़ उठाएगा, क्योंकि वही तो उसके पास है क्या इसके अलावा, तो आवाज़ उठाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही समस्या हुई कि वहाँ के छोटे छोटे लोगों के बीच में या और भी जितने भी लोग हैं उनके बीच में एक और भयानक माहौल छा गया, आक्रोश का सरकार के खिलाफ। ठीक है ना। सरकार के खिलाफ, यानी कि यहाँ पर कहा जाए तो रूसी सरकार ने खुद पैरों पर अपनी कुल्हाड़ी मार ली। ऐसा माहौल बना कि लोग अपनी धर्म को मानने को तैयार नहीं थे, रूसी धर्म के अनुसार जो वहाँ की सरकार थी, वहाँ के राजा थे, उनके अनुसार सब काम होने लगा। ठीक है ना। ये जो रूसीकरण की नीति है ये भंग होंगी लेनिन के समय। ठीक है ना। अब लेनिन बहुत आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो रूसीकरण की नीति यही थी। ये नीति क्या चलाया कि यहाँ की रूसी भाषा लोग रहेंगे तो रूसी भाषा उन्हें सीखना पड़ेगा, उन्हें बोलना पड़ेगा, उन्हें रूसी तरह से शिक्षा लेना पड़ेगा, संस्कृति यहीं की लागू होगी उन पर। ठीक है। इस नीति को रखा गया कि एक जार, एक चर्च, एक रूस, एक ही जार, एक ही भगवान, एक ही चर्च रहेगा। इसके अलावा इसके धर्म का कोई भी भगवान नहीं रहेंगे, कोई अलग धर्म का लोग नहीं रह सकते यहाँ पर। एक ही रूस रहेगा, एक रूस रहेगा, एकता का। ठीक है ना। इस तरह का नीति, जैसे जार की नीति हो जाएगा एक जार, एक चर्च, एक रूस, ये जार की नीति था। ठीक है ना। अब तीसरा कारण आता है राजनीतिक दलों का उदय। तीसरा कारण क्या आता है, राजनीतिक दलों का उदय। समझते हैं क्या हुआ ना कि लोगों के बीच में तो गुस्सा पहले ही था, 1905 से ही गुस्सा था उनके बीच में। 1917 में ये उनसे धर्म के नाम पर उन्हें एकता कर दिया गया और धर्म के नाम पर उनकी हालत ख़राब कर दी गई, ये समस्याएं हो गई। तो ये भी एक कारण यहाँ पर हो गया और लोगों का बीच आक्रोश बढ़ता चला गया। अब आती है वहाँ पर राजनीतिक दलों का गठन। बस इनको क्या था, तो एक मार्गदर्शक चाहिए जो इनको राह दिखा सके, एक नेता चाहिए। फूटने को ये तैयार थे, बस इनको एक नेता चाहिए। तो यहाँ पर होती है राजनीतिक दलों का उदय। राजनीतिक पार्टियों का गठन शुरू हो गया था और उसमें लोग राजनीतिक पार्टी बनने लगा था। ठीक है। और उसमें तो बहुत सारे पार्टी बना गए, जैसे किसानों के आंदोलन के लिए नारोदिक आंदोलन सबसे पहले चलाया गया। नारोदिक आंदोलन, जिनके नेता बने हरजन, खड़ा हुए। किसानों का आंदोलन के लिए नेता हरजन जो थे खड़ा हुए। ठीक है ना। फिर से चार्नी सेवकी और मिखाइल बाकमिन, ये सब नेता खड़ा हुए अंग्रेजों के लिए, किसानों के लिए, किसानों का आंदोलन के लिए खड़ा हुए। ठीक है। और इसके अलावा कृषि समाज का नारा लगा।
कृषि समाजवाद का नारा लगा, ठीक है ना, समाजवाद यहाँ पर बन गया, ध्यान दीजिएगा। समाजवाद ये था, साम्यवाद की जरूरत थी यहाँ पर। नारा लगाने से मांगने से नहीं मिलने वाला है, छीनना पड़ेगा, कार्ल मार्क्स की राह पर चलना पड़ेगा। हमारे भगत सिंह थे ना, वो भी कार्ल मार्क्स के राह पर चल रहे थे, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के समर्थक सबसे पहला यहाँ पर आया साम्यवादी, सबसे पहला साम्यवादी आया कार्ल मार्क्स के जो समर्थक था प्लेखानोव। ये रूस का पहला साम्यवादी बना, पहला साम्यवादी से माना जाता है रूस का प्लेखानोव को। ये रूस का पहला साम्यवादी बना, ठीक है। और 1883 में एक पार्टी की गठन हुई, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी की गठन। इसके अलावा तो बहुत सारी पार्टी और भी बनाई गई, लेकिन रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की एक स्थापना हुई। यह पार्टी बनाई गई मजदूरों के संघर्ष पर ध्यान देने के लिए, मजदूरों की बातों को समझाने के लिए, मजदूरों को सुनने के लिए, मजदूरों की सहायता के लिए पार्टी बनाई गई थी। कौन सी पार्टी? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। याद रखिएगा 1883 में तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की निर्माण कब हुआ था, तो 1883 में, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर लिख दी है। जिसको आगे चलकर ये दो भागों में बट जाती है, इसमें दो विचार के लोग आ जाते हैं। इसी पार्टी में दो विचार के लोग आ जाते हैं। जो रूस की दूसरी क्रांति होती है वो इस पार्टी के ही बीच में होती है। 1917 की जो क्रांति होती है दूसरी, वो इन्हीं पार्टियों के बीच में हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दो भाग में बट गया। पहला भाग हुआ बोल्शेविक, जो बहुमत वाले थे, इसमें ज़्यादा संख्या से लोग शामिल थे बोल्शेविक में। बोल्शेविक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि गरीब लोग, श्रमिक लोग, किसान लोग इसमें शामिल थे, ये इनकी संख्या ज़्यादा थी, ठीक है ना। और दूसरा मेनशेविक, जो अल्पसंख्यक थे, जो अल्पसंख्यक थे। कौन? मेनशेविक। और बोल्शेविक जो थे वो बहुमत संख्या वाले थे। तो इनका नेता बना लेनिन। इनका मानना था कि क्रांति लाकर परिवर्तन ला सकता है, लाया जा सकता है, साम्यवादी लाकर परिवर्तन लाया जा सकता है, लड़कर परिवर्तन लाया जा सकता है, लड़कर आज़ादी ली जा सकती है। इनका मानना था लड़कर अपनी बातों को मनवाया जा सकता है। जबकि ये लोग थे अल्पसंख्यक, ये ऐसा इनका मानना नहीं था। ये इनका मानना था कि हम लोग लिख कर राजा के बारे में उन्हें नीचा दिखाकर समझाकर अपनी बात को मनवा सकते हैं। कौन? अल्पमत वाले मेनशेविक, ठीक है। मेनशेविक का नेता था केरेंस्की, जो आगे चलकर ये भी रूस का सम्राट बनेगा, रूस का राजा बनेगा, जार बनेगा। नेता केरेंस्की था। और इनका नेता था लेनिन, ये भी आगे चलकर राजा बनेगा। लेनिन को जार ने देश निकाला दिया हुआ था, तो लेनिन यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। लेनिन को देश निकासा दिया गया था, तो लेनिन यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। लेनिन था लंदन, विदेश था, ठीक है ना, यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। फिर भी विदेश से ही ये अपने पार्टी पर रखा था कब्जा, पार्टी को अपना चला रहा था। तो इसमें नेता नहीं थे, बिना नेता की ये पार्टी थी बोल्शेविक। जबकि मेनशेविक, इसमें नेता थे केरेंस्की, ठीक है ना। इनके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे केरेंस्की जो है राजा बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यह आगे चलकर जब यहाँ पर 1917 की क्रांति हो जाती है, तो यहाँ पर जो ये अल्पमत वाले केरेंस्की थे, ये लेनिन के न होने के कारण इन्हें सम्राट बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। लेकिन इनका भी नीति निर्देशक कुछ जार की ही जैसा था, तानाशाह, ठीक है ना। तो इसके कारण इनको भी हटा दिया गया। इनके बीच में फिर क्रांति हुई, लेनिन आया वापस जार की मृत्यु के बाद, जार निकोलस द्वितीय की मृत्यु के बाद लेनिन वापस आएगा। और लेनिन के वापस आने के बाद फिर से एक क्रांति होगी, और इस क्रांति के बाद में ये केरेंस्की को हटाकर लेनिन खुद उसके स्थान पर बैठेगा। इसे अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अभी आगे, ठीक है। अगला बात किया जाए, यहाँ पर अभी आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक और पार्टी की स्थापना है 1901 में, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। यह क्यों होती? किसान की समस्या पर ध्यान देने के लिए, किसान के लिए किया गया था, ठीक है ना। इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, बस याद रखना है कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का स्थापना कब 1901 में, ठीक है ना। अब बात किया जाए राजनीतिक एवं नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हमें घटना यहाँ पर बताए ना,
ये थोड़ा सा आगे की घटना है, चैप्टर के अंत में चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। थोड़ा यहाँ पर नाम है तो हम चर्चा कर दें। अब यहाँ पर निकोलस द्वितीय जो है जिंदा है, ठीक है ना। नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार का अभाव, यहाँ पर क्या किया ना कि निकोलस द्वितीय ने लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया, उनकी आज़ादी को छीन लिया, उनकी आज़ादी को छीन लिया। यहाँ तक कि लोग जो भी राजा के पक्ष में बोलता था या कुछ भी करता था उसे मरवा देता था। यहाँ तक कि वहाँ के जो प्रेस थे, लिखने वाले प्रेस भी इसके अधीन थे, पादरी भी इनके अधीन थे, खुद पादरी था वहाँ के चर्च का। यानी हर तरह से देखा जाए तो यह कब्जा कर रखा था और उस पर कि कोई भी राजा के बारे में कुछ नहीं बोल सकता था, जो बोलेगा उसका परिणाम उसे बुझना पड़ेगा। कोई पेपर लिख नहीं सकता था और इसके कारण लोगों के बीच में और आक्रोश बढ़ गया। ये कैसी सरकार है जो हम बोल नहीं सकते, अपनी बातों को रख नहीं सकते, लिख नहीं सकते? ये कैसी सरकार है? ये कैसा राजा है? ये कैसा सम्राट है? इस राजा के खिलाफ लोगों में और आक्रोश बढ़ता गया, ठीक है। मतलब यह आक्रोश समझिए कि जितना बढ़ रहा है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। किसके लिए? तो वह निकोलस द्वितीय के लिए, ठीक है ना। रूस के, अब ध्यान दीजिएगा, निकोलस द्वितीय के समय रूस की राजनीतिक प्रतिष्ठा में भी कमी आई। अब ये कहिए राजनीतिक प्रतिष्ठा क्या है? ये जार के पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था पीटर महान। इनका नाम में ही महान है, पीटर महान। इनका शासनकाल 1982 से 1975 तक, ध्यान दीजिएगा, इनका शासनकाल 1682 से 1775 तक चला था। 1682 से 1775 तक। ये बड़ी अच्छे सम्राट थे, राजा थे रूस के। इनके शासनकाल में बहुत विकास हुआ था। इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीता था। किसी भी देश की प्रतिष्ठा उसके युद्ध से माना जाता था। कितना युद्ध जीता है, उनके युद्ध से उस देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो इनके समय तो प्रतिष्ठा रूस की बहुत ही थी, लेकिन इस जार के समय बाल्कन के युद्ध हार गया, क्रीमिया के युद्ध हार गया, यहाँ तक कि जापान से युद्ध हार गया, जर्मनी से हारा, जापान से भी हार गया, द्वितीय विश्व युद्ध भी हार गया। इसके कारण इसकी प्रतिष्ठा में कमी आई थी। तो मैं क्या, कैसा राजा है ये, पूरा देश का नाम डुबो दिया, ठीक है। ऐसी प्रतिष्ठा में कमी आई थी, तो ये इसकी प्रतिष्ठा हो गई, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरे स्लाइड में हम लोग चलते हैं। वहाँ पर सामाजिक कारण, ये राजनीतिक कारण था, अब उसके सामाजिक कारणों को हम लोग समझते हैं कि सामाजिक कारण क्या था। तो आइए हम लोग समझते हैं सामाजिक कारण, ठीक है। राजनीतिक कारण समझ में आएगा, सामाजिक कारणों को समझते हैं। उसके बाद देखेंगे 1917 की फरवरी की जो क्रांति थी, जो अभी पीछे हम लोगों ने कुछ इसके बारे में समझा, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि इसकी अंत कैसे हुआ, इसका अंत का क्या परिणाम था। उसके बाद हम लोग देखेंगे केरेंस्की का, जो केरेंस्की ने कैसे अपने, मतलब वो जो सोशलिस्ट पार्टी थी, उस पार्टी का दो भाग किया गया था। तो दोनों भाग में जो केरेंस्की की सरकार थी, केरेंस्की ने कैसे अपना सरकार बनाया। लेनिन नहीं था उपस्थित, वो अल्पमत होने के बावजूद भी उसने अपना सरकार बनाया, गठन किया। गठन करने के बाद कैसे उसे हटाया गया, लेनिन कैसे उसके खिलाफ दूसरा क्रांति, अक्टूबर की क्रांति हुई, इसके बारे में हम लोग अगला लेक्चर में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लेक्चर में यहाँ पर ही देखेंगे सामाजिक कारण। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक कारण है किसानों की स्थिति। सामाजिक कारण किस लिए उत्पन्न हुई? किसानों की स्थिति को और मजदूरों की स्थिति को देखते हुए। यहाँ पर 1861 के आसपास, 1861 में होते होते अधिकांश किसान जो थे बंधुआ मजदूर बन गए थे। बंधुआ मजदूर, ठीक है ना, लोगों के अंदर बांधे में होकर काम करने वाले मजदूर। लोगों के अंदर बांधे, यानी कि मतलब कहा जाए ना कि वो किसी के यहाँ काम नहीं कर सकते हैं, मेरे यहाँ काम करें तो वो मेरे ही यहाँ काम करेंगे। बंधुआ में आज़ादी नहीं थी, जैसे हम लोग आज़ाद हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसका काम करने का मन नहीं तो कल से नहीं आएगा, बंद कर देगा, उस आज़ाद है। बंधुआ मजदूर नहीं, आज़ाद है, ठीक है ना। तो ये बंधुआ मजदूर जो थे किसान बन गए थे, ठीक है ना उस समय। तो इन्हें समानतों का अधीन हो गए थे। जो वहाँ पर सामंत थे, जमींदार थे, पैसे रुपये वाले थे, वो इनके अधीन चल रहे थे, ठीक है ना। अब इसके खिलाफ वहाँ पर विद्रोह हुआ कि भाई किसान ने अपना हक मांगा कि हमें अपना हक चाहिए। ये कैसे हुआ भाई, हम कैसे किसी का गुलाम बनकर रह सकते हैं, किसी के यहाँ बंधुआ मजदूरी कर सकते हैं।
तो जार ने क्या किया कि वहाँ पर जार द्वितीय जो था उसने क्या किया कि कृषि दास्ता, जो कृषि दास्ता था उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया, जार ने क्या किया कि कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया, यानी कृषि दास नहीं रहेंगे। देखिए बड़ा यहाँ पर खेल खेल रही है सरकार किसानों के साथ में। उसने क्या किया कि कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया, देखिए भाई अब यहाँ पर आप लोग खुश हो जाइए, आपसे ये गुलामी जो है छीन ली गई, आपके पास में गुलामी नहीं रहेगी, ठीक है। कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना, मैंने कोई भी गुलाम नहीं रहेगा। आज समझ में अच्छा से ध्यान दीजिएगा। अभी कृषि दास्ता के समाप्ति के बाद यहाँ पर इतना ही हम लिखे, लेकिन है इसमें और भी हम यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल सुनिएगा। कृषि दास्ता के समाप्त कर दिया सरकार ने, जार ने कहा कि आप लोगों को सरकार ये ज़मीनें बांटेगी, ज़मीनें दे देगी। वाह, किसान तो खुश हो गए भाई। बोला कि आप लोग अपनी ज़मीन रखिएगा, अपनी ज़मीन पर खेती करिएगा, खेती उगाइएगा, ठीक है ना, फसल उगाइएगा और अपना ही फायदा सोचिएगा, ठीक है। अब इतनी आसानी से किसान भी खुश हो गए, भी ज़मीन मिल रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन इतना आसान नहीं था। सरकार ने क्या किया कि ज़मीन को ऐसे नहीं दिया, उसने कहा कि ज़मीन आपको मिलेगा, लेकिन इसके बदले ज़मीन का आपका पैसा देना पड़ेगा। ज़मीन आप सरकार से खरीद लीजिए, वो आपका ज़मीन हो जाएगा और वो अपनी ज़मीन पर जाकर खेती कीजिए, अपना लाभ लीजिए, आप बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। किसान ने भी सोचा कि हाँ ठीक ही है, क्या दिक्कत है इसमें भी, क्या किया जाएगा, ठीक है। किसानों गया, बड़े बड़े जो ज़मींदार सामंत लोग थे उनके पास गए, उनसे वो कर्ज ले लिए और कर्ज लेकर सरकार से यानी कि जार से ज़मीन को खरीद लिया गया। सभी किसान ज़मीन को खरीद लिए और ज़मीन खरीदने के बाद वो सोचे कि चलो कर्ज ले लेते हैं, इसमें फसल उगाएंगे, फसल उगाने के बाद उस कर्ज को हम धीरे धीरे चुका देंगे, चुकाने के बाद जो ज़मीन है हमारा हो जाएगा, अपना ज़मीन हो जाएगा। ये सोचकर किसान ज़मीन को खरीदे। लेकिन हुआ कैसे, आज ना कृषि की व्यवस्था इतनी है, कृषि के साधन इतने हैं, उस समय कुछ नहीं थे, ना कृषि की व्यवस्था थे, न साधन थे। लोग वर्षा के ऊपर निर्भर थे कि वर्षा होगी तो खेती होगा, नहीं होगी तो मरा गया, खत्म हो गया, ठीक है। ये व्यवस्थाएं थी, बहुत ही खतरनाक व्यवस्थाएं थी, ठीक है। और ये सूद पर 10% 5% के ब्याज पर या पैसों को ले लिए, ठीक है, और ये पैसे को लेकर अपना काम खेत को खरीद लिए, खेत को खरीद लिए, ठीक है। और हुआ कुछ उल्टा, इसके जमींदार जो है समय पर अपने ब्याज लेने, अपने मूल लेने आ जाते थे द्वार पर, इनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, ये मजबूर हो गए। इन्होंने ये देखे किसान के, अरे हम लोगों ने जो सोचा तो हुई ही नहीं, हम लोगों ने सोचा कि भाई पैसे को इकट्ठा खेत कमा कर पैसा कम चुका देंगे, खेत हमारा अपना हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके कुछ विपरीत, ऐसा नहीं हुआ। अब किसान मजबूर हो गए और अंत में वो अपने ज़मीनों को बेच कर उन ज़मींदारों को ज़मीनों को बेचकर, ज़मीनों को गिरवी रखकर वो कर्ज को लौटा दिए, कर्ज को दे दिए, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पर जो किसान है उसी अवस्था में आ गए जो पहले की अवस्था थी, मजदूरी की अवस्था, अपना कुछ नहीं, मजदूरी की अवस्था। फिर से किसान वही स्थिति में आ गए, किसान की स्थिति और भी पहले से खराब हो गई। तो ये था पहला कारण, किसानों की स्थिति। दूसरा, किसानों के विद्रोह, और इससे प्रभावित होकर किसान ने विद्रोह शुरू कर दिया राजा के खिलाफ कि आपने ठीक बहुत अच्छा खेल खेला हम लोगों के साथ, ऐसा करके विद्रोह हो गया। ये विद्रोह ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि 1858 में चालू हुआ, 1860 तक चला, मतलब 2 बरिस का विद्रोह हुआ यहाँ पर। इस 2 बरिस के विद्रोह में के मध्य में 284 बार विद्रोह किया किसानों ने। 2 बरिस के विद्रोह में किसानों ने 284 बार विद्रोह किया। बताइए कितना, ये भी अनुमानता है, इससे अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम नहीं होगा, अधिक ही हो जाएगा, ठीक है ना, 284 बार। इसके बाद 1905 से लेकर 1917 तक की क्रांति के मजबूती बने रहे। ये क्रांति में विद्रोह, कोई भी क्रांति हो राजा के खिलाफ, उसमें पहुंच जाते थे किसान, मजदूर पहुंच जाते थे, ठीक है ना। तो ये मजबूती बने रहे, ठीक है। अप्रैल थीसिस में जमीन अथवा किसानों का पहला स्थान दिया गया, इसमें किसानों की बात को सुना गया, ठीक है ना। मजदूरों की स्थिति के बारे में बात किया जाए तो मजदूरों की स्थिति भी कुछ ऐसे ही थी। मजदूर बेचारे वो भी मजबूर थे, वो भी काम कर रहे थे, उनका भी वही हाल हुआ रहा था, 14 घंटा काम करो, 7 घंटा की तनख्वाह लो। फिर उनके हक को मारा जा रहा था, उनके हक को छीना जा रहा था।
यही स्थिति थी, यही परिस्थिति थी मजदूरों को भी, मजदूरों का भी यही कुछ स्थिति थी, मजदूरों की भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है ना। उसके बाद मांग की गई, सुधार आंदोलन की, तो सुधार आंदोलन चलाया गया। जार से मांग की गई, वहाँ के जो लोग थे ना, लोगों ने मांग किया कि आपको सुधार आंदोलन चलाने की आवश्यकता है, ठीक है। थोड़ी सी समस्या है, बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी तो सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ी सी घनी आबादी वाले क्षेत्र में हूँ, ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा नॉइज वगैरह उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है ना। अभी पढ़ाना जरूरी है, नहीं तो बाद में हम पढ़ाते, इसलिए सॉरी। लोगों ने सुधार आंदोलन की मांग की, ठीक है, सुधार आंदोलन की मांग की। किससे? जार अलेक्जेंडर द्वितीय से मांग किया गया सुधार आंदोलन की। ये कई सुधार आंदोलन लेकर आए, लेकिन जो समाजवादी लोग थे, जो वहाँ के समाज के लोग थे, वो इनके आंदोलन से संतुष्ट नहीं थे। उनको यह आंदोलन संतुष्टि नहीं था, और वे अंततः वह अपने इस आंदोलन के सुधार के लिए पार्टी का गठन करने लगे, अपना एक पार्टी बनाने लगे, और उस पार्टी में निहिलिस्ट आंदोलन सबसे प्रमुख माना गया है, निहिलिस्टों को शामिल कर दिया। अब ये निहिलिस्ट कौन थे? तो निहिलिस्ट आतंकवादी थे, आतंकवादी संगठन के थे, ठीक है ना। इन्हें इस आंदोलन में शामिल कर लिया गया, और इसका प्रभाव यह हुआ कि आतंकवादी संगठन इन्होंने जाकर जार अलेक्जेंडर का मर्डर कर दिए, मार दिए जार अलेक्जेंडर को 1881 में, ठीक है ना। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जो सुधार आंदोलन में जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय था, इसे मार दिया गया 1881 में इसे मृत्यु के घाट उतार दिया गया, ठीक है, मर गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक थे निहिलिस्ट। इनकी एक बार और इधर भूमिका आएगी, इधर हम लोग एक बार और भूमिका लेंगे। कौन सा? बौद्धिक कारण में। आर्थिक कारण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्थिक कारण क्या थी? दुर्बल आर्थिक स्थिति, दुर्बल आर्थिक स्थिति। वहाँ के जो लोग थे ना, किसान थे, मजदूर थे, जार ने पहले ही बहुत ज़्यादा धन का हानि कर दिया था, जो कुछ बचा खुचा लूट भी लिया गया था चतुकारों के द्वारा, और युद्ध के समय बहुत ज़्यादा हानि हुआ था धन का। किसान सही से अपना अनाज उपजा नहीं पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास अपना खेत नहीं था। मजदूर सही से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं दिया जा रहा था। इसके कारण रूस की जो व्यवस्था थी ना, बहुत ही नाजुक हो गई। रूस में अब खाने के लाले पड़ गए, रूस की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, ठीक है ना। ये था हमारा दुर्बल आर्थिक स्थिति। अब वहाँ पर औद्योगिकरण की समस्याएं भी हुई। जो वहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग महल था, उसके आसपास ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, अपना कंपनियां उसके आसपास ही लगाई। वहाँ पर भी जान पहचान के लोगों को काम दिया गया। जो ये किसान थे बेचारे, ये जो मजदूर थे, इन्हें काम अच्छे से नहीं मिल पाया। उसके कारण औद्योगिकरण की स्थिति भी रूस में उत्पन्न हो गई। रूस एक तरीके से घाटा ही घाटा में जाने लगा। रूस की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी, ठीक है ना। वहाँ पर औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा था। कोई भी देश ये थोड़ी नहीं चाहेगा जाएंगे हम वहाँ पर कोई व्यवस्था ही ना मिले। कोई व्यवस्था हमें नहीं मिलेगा तो हम कोई भी कंपनी चाहेगी कि हम वहाँ पर अपना कंपनी लगाए, आकर राजा हमारा प्रशासन करे। ऐसी कोई चाहेगा? नहीं चाहे। कोई भी कंपनी चाहेगी कि मैं आज़ादी से अपने सामान को बेचूँ, कर दूँ, या अपने नव निर्माण करूँ, जो कि ऐसा रूस में था ही नहीं। तो कोई कंपनी आएगी क्यों, ठीक है ना। जो थी वो भी राजा के चापलूसी में लगी हुई थी, उसके पीटर्सबर्ग महल के आसपास में घिरी हुई थी, ठीक है ना। तो ये कारण था वहाँ का आर्थिक कारण, ठीक है। और धार्मिक कारण भी समझ लेते हैं। धार्मिक कारण पीछे आपको बताती हैं। रूस का जो शासक था ना, वह नियम बना दिया था कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका धर्म एक रहेगा, उनकी जाति एक रहेगी। जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ के धर्म मानना पड़ेगा, यहाँ के विचारों को मानना पड़ेगा, यहाँ के रूस के रीति रिवाज पर चलना पड़ेगा, रूस के ही नियम कानून पालन करना पड़ेगा, रूस के ही राजा की बात मानना पड़ेगा। तो राजा की बात मानने की बात तो एक जगह तक ठीक थी, लेकिन धर्म को छीनना उनके, कि वो रूसी धर्म को मानेंगे, ये कहीं चर्च रहेगा, ये कहीं चर्च में वो अपना काम करेंगे। कोई दूसरा धर्म के लोग भी जाए, यहाँ पर बौद्धि थे, ठीक है, रूसी थे और भी अलग अलग मुस्लिम थे, अलग धर्म के लोग थे, सब अपने अपने धर्म मान रहे थे। लेकिन राजा ने क्या किया कि इन धर्मों को एक कर दिया, बोला कि नहीं, सबको रूसी ही धर्म मानेंगे। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। इसके कारण धार्मिक कारण भी बना, धार्मिक आंदोलन भी हुआ। और इस धार्मिक आंदोलन में बौद्धिक कारण, सबसे पहले बौद्ध। 19वीं शताब्दी में बौद्ध, जो वहाँ पर बौद्धी थे, भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे, वहाँ पर
बौद्धियों ने क्या किया कि निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ बगावत करने का प्रेरणा देने लगे। बगावत नहीं किए, प्रेरणा दी। जो निरंकुश राजा थे वो निरंकुश राजा के खिलाफ उन्होंने बगावत की प्रेरणा दी। ठीक है, ये प्रेरणा कुछ ऐसा था कि इन्होंने खुद बगावत नहीं किया, ये प्रेरणा दी अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से लोगों तक इन बातों को पहुंचाया कि ये निरंकुश राजा अच्छा नहीं है, धर्म को अलग किया है, धर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया है। ठीक है, इनमें से कुछ विख्यात लेखक थे, कुछ बुद्धिजीवी भी हम लोग कह सकते हैं। लियो टॉल्स्टॉय, इवान तुर्गनेव, फायोदर दोस्तोयेव्स्की, मैकनो गोर्की, ये प्रमुख थे। मैकनो गोर्की, इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। चेखेव भी यहाँ पर था। इस सब मिलकर क्या कर रहे थे, वहाँ पर अपने धर्म के प्रचार का नीति निर्देशक दे रहे थे, धर्म के प्रचार की बातें कर रहे थे। ठीक है, इन लोगों ने भी इन निहिलिस्टों का सहारा लिया। निहिलिस्ट जो कि एक आतंकवादी संगठन था, आतंकवादी संगठन से बिलोंग करता था, सहारा लिया गया यहाँ पर। ठीक है ना, ये कार्ल मार्क्स के पुस्तक जो दास कैपिटल था, जो कि 1867 में दिया गया था, इसका नारा इन्होंने फिर से लगाया कि सभी श्रमिकों एक हो जाओ, मिल जाओ। ये इनके आधार पर काम कर रहे थे, ये बौद्धिक इनके आधार पर चल रहे थे। दास कैपिटल की साम्यवादी में इनकी गिनती होती है, ये भी साम्यवादी कहला। ठीक है ना, राजा के खिलाफ बड़े बड़े कदम उठाए। ठीक है ना, अब हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं 1917 की फरवरी की क्रांति। बताया था कि 1917 में 2 क्रांति हुई थी, एक फरवरी की क्रांति जिसे मार्च की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर के अनुसार बात किया जाए तो 13 दिन पीछे, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 13 दिन आगे। तो जो हम लोगों को देश में कैलेंडर चलता है वो होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है ना, और जो रूस में उस समय कैलेंडर चल रहा था वो कहलाता है जूलियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार ये फरवरी की क्रांति कही जाएगी, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह मार्च की क्रांति कही जाएगी। ठीक है, उसी तरह एक और क्रांति हुई थी 1917 में, जिसे अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। इसके बाद होगी वह, क्योंकि इसके बाद राजा बनेगा, वहाँ के सम्राट बनेगा केरेन्स्की। और केरेन्स्की जो था, आपको बताया कि ये क्या था, तो अल्पवादियों का राजा था, नेता था। ये राजा बनेगा, ये भी जार के ही जैसा करेगा। तो इसको हटा कर जब लेनिन आएगा वापस, तो लेनिन इसके खिलाफ एक और क्रांति करेगा, जिसे 1917 की बोल्शेविक क्रांति या 1917 की अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति, तीनों नाम एक ही है। तो एग्जाम में जब आपको फरवरी क्रांति आएगा तो यही बोल लिखेंगे, मार्च आएगा तो यहीं, या 1917 की द्वितीय क्रांति की बात किया जाए तो बोल्शेविक आएगा तो वहीं, और अक्टूबर आएगा तो उसी क्रांति को लिखेंगे, नवंबर आएगा तो उसी क्रांति, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में जब केरेन्स्की की सरकार बनेगी तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे लेनिन आता है और गरीबों की सरकार बनती है। पूरे विश्व में पहली बार गरीबों की सरकार बनी थी रूस में। ठीक है ना, और रूस के बाद में पूरे देश में इसकी प्रेरणा से सरकार बनने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग 1917 की क्रांति। 1917 की क्रांति में यहाँ का सम्राट था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय क्या किया कि ये भी लोगों का हक छीनने, किसानों को हक छीनने, मजदूरों का हक छीनने का काम किया, और इसके खिलाफ किसानों ने, मजदूरों ने भी हड़ताल शुरू किया, आवाज़ उठाया। लाखों की संख्या में लोग एकत्र हुए, हड़ताल किए। ये भी सेम प्रोसेस दोहरा रहा था जार के जैसा, जो कि खूनी रविवार में हम लोगों ने पढ़ा कि जार ने कैसे लाखों लोगों पर गोलियां चलवा दी, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसी तरह ये निकोलस द्वितीय भी अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि जाकर उन पर गोलियां चलाओ, यहाँ से भगाओ, हड़ताल नहीं करने दो। लेकिन सैनिक उस समय के सैनिक नहीं थे, क्योंकि उस समय सैनिकों ने अपने ही माता पिता, अपने ही भाई बाप, सब पर, अपने ही परिवार के लोगों पर गोली चला दिया था। लेकिन इस समय ये जनता ने कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे, हम अपनों पर गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं, वो हमारे अपने हैं, हमारे ही घर के लोग हैं,
ठीक है, हम उन पर गोली नहीं चलाएंगे। इस तरह देखा जाए तो जो जनता है, जनता की साथ भी छूट गई। जो निकोलस की सबसे प्रमुख जनता थी, जिस पर निकोलस का सबसे ज़्यादा विश्वास था, वो भी जनता माना करती कि हम गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है, अंततः अब देखिए, राजा का सबसे बड़ा शासन, राजा का सबसे बड़ा पावर उसका सेना होता है। जब सेना ने माना कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे तो राजा की ताकत खत्म, राजा की हालत खराब। अब यहाँ पर राजा मजबूर हो गया, मजबूर में उन लोगों से हथियार वापस लेना पड़ा, सैनिकों से हथियार वापस लिया गया। और जब सैनिकों से हथियार वापस लिया गया तो सैनिक भी एक आम जनता हो गई, और वहाँ की आम जनता और सैनिक सब मिल गई। अब बताइए राजा किससे लड़ेगा? राजा की शक्ति, राजा का पावर थे सैनिक, और वह सैनिक ही साथ छोड़ दिए। अब यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय बिल्कुल अकेले हो गया, और अकेले होने के कारण ये कुछ नहीं कर सका। और रूस की सभी जनता मिलकर इस रूस की जो पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी जो निर्माण किया गया था, वो पार्टी मिलकर, वहाँ की जो गरीब जनता थी, जो लेनिन की पार्टी थी, वो पार्टी सब मिलकर इस निकोलस द्वितीय को कब्जा में कर लिया गया। निकोलस द्वितीय को कब्जा में कर लिया गया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया। निकोलस द्वितीय के जितने परिवार थे उसके राज दरबार में, उन परिवारों को और साथ में इस राजा को भी कब्जा में ले लिया गया, अपने अधिकार में लेकर बंदी बना लिया गया। और वहाँ पर एक बार फिर से सरकार बनती है किसकी? यहाँ पर देखिए, लेनिन की जो जनता थी, वहाँ पर उनकी जनसंख्या बहुसंख्यक थी। लेनिन की जो जनता थी वो बहुसंख्यक थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लेनिन के लोग थे। और जो लेनिन के अलावा जो केरेंस्की की जनता थी वो कम थी, अल्पमत थे। केरेंस्की अल्पमत थे, क्योंकि लेनिन का नीति था युद्ध करके जीतना, युद्ध करके जीतना, हक को छीन लेना। लेकिन जो केरेंस्की था ये अपनी बातों को न्यूज़पेपर माध्यम के सहायता से रखना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर इस क्रांति को जीते, रूस की आज़ादी ली। लेकिन यहाँ पर समस्याएं थी कि बहुमत होने के बाद लेनिन यहाँ उपस्थित नहीं था। कहाँ पर? रूस में। लेनिन कहाँ था? तो लेनिन को देश निकासा दिया गया था, और लेनिन देश के बाहर था उस समय, और सरकार बनाना जरूरी था। तो अंततः केरेंस्की को मजबूरी में सरकार बनाना पड़ा। जब केरेंस्की राजगद्दी पर बैठता है तो केरेंस्की शुरुआत में तो मतलब ये भलाई के लिए बैठता है, लेकिन इसका भी जो माइंड है ना, जार की जैसा हो जाता है। राजगद्दी पर बैठते हैं, कहा जाता है कि पैसा अच्छे को दिमाग को बदल कर रख देता है। तो यहाँ पर वही घटना हुई कि केरेंस्की जब भी राजगद्दी पर बैठा तो वो भी, उसका भी दिमाग अलग दिशा में काम करने लगा, वो भी शासन करने लगा जनता के ऊपर। अब जनता ने देखा कि वो गरीब जो किसान थे, जो मजदूर थे, उन्होंने देखा कि लो, जिस कारण से हम जार निकोलस को हटाए, जिस कारण से यहाँ पर आज़ादी आई, फिर वही समस्या उत्पन्न हुई। तब तक लेनिन जो है, चूँकि निकोलस द्वितीय गिरफ्तार हो चुका था, तो निकोलस द्वितीय ने उसको देश निकासा दिया था, तो उसका जो नियम था वो भंग हो गया था। तो इसलिए लेनिन वापस आ जाता है, कहाँ पर? रूस में। और लेनिन के वापस आने के बाद जब लेनिन देखता है कि लो, जिस क्रांति के कारण, जिस व्यवस्था के कारण यह आज़ादी मिली, जिसे यह आज़ाद किया, फिर वहीं यहाँ पर केरेंस्की कर रहा है, तो लेनिन कहता है कि एक बार फिर से क्रांति की जरूरत, आवश्यकता है, एक बार फिर से क्रांति किया जाए, एक और क्रांति होगी। क्योंकि लेनिन के जो संख्यक थे बहुमत थे, बहुत सारे लोग लेनिन के समर्थक थे, चाहने वाले थे लेनिन को। लेनिन की बहुत मांग थी रूस में, लेनिन का मांग था, एक बड़ा राजनेता था लेनिन। जब आया तो उसने कहा कि फिर से एक बार क्रांति करनी पड़ेगी। सभी लोग तैयार हो गए, लगभग ये लोग नहीं, वो अल्पसंख्यक थे, ये बहुसंख्यक थे। तो बहुसंख्यक सभी तैयार हो, किसान और मजदूर तैयार हो गए लेनिन के समर्थक में। और एक बार फिर फरवरी मार्च के बाद में एक बार फिर क्रांति होती है, अक्टूबर की क्रांति कही जाती है। तो इस क्रांति को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के क्लास 2 स्लाइड में चला, आप लोग को मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, रूसी की क्रांति, समाजवाद, साम्यवाद। वह क्लास बिल्कुल अंतिम क्लास होगा, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है।
लेनिन की सरकार बनेगी, केरेंस्की को हटाया जाएगा, लेनिन की सरकार बनेगी और लेनिन के सरकार के बाद लेनिन बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा जिससे रूस ही नहीं पूरे विश्व प्रभावित होगा। और इसके बाद लेनिन के सरकार की जो नीति होगी, लेनिन कैसे विश्व की मदद करता है, उसके खिलाफ कैसे रचनाएं की जाती है, ये लास्ट होगा, हम लोग के कल के क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो